एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। आज आप लोगों के सामने मैं फंक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं। फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन हो, कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो या कोई भी यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो। आप कोई भी एग्जाम अगर देते हैं, फंक्शन अगर आपका अच्छा है तो वो एग्जामिनेशन में कैलकुलस सेक्शन आपका बहुत अच्छा होगा। अगर फंक्शन आपका अच्छा है तो पूरा कैलकुलस आपका अच्छा होगा। अगर फंक्शन चैप्टर आपका वीक है तो कैलकुलस भी आपका वीक होगा। अगर आपको कैलकुलस मजबूत करना है, कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए आपको फंक्शन को अच्छा करना ही होगा। यहां से हम कैलकुलस में भी इन कर जाएंगे। हम फंक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, फंक्शन को बहुत आसान तरीके से पढ़ाने का कोशिश करेंगे। फंक्शन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में से एक माना जाता है। फंक्शन जनरली स्टूडेंट का वीक होता है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, फंक्शन जनरली उसका वीक होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपका फंक्शन वीक नहीं हो। हम यहां पे फंक्शन अपने तरीके से पढ़ाएंगे। हम बुक के थ्योरी को साइड रखते हुए हम अपना थ्योरी देंगे। बुक का थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड है। हम यहां पे जो भी फंक्शन पढ़ाएंगे उसको बुक के थ्योरी से वो मैच नहीं करेगा, लेकिन आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका प्रॉब्लम भी आराम से बना पाएंगे। तो फंक्शन का मेरा थ्योरी जो होगा वो कंप्लीटली अलग होगा। उससे आपका सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। मेन आपको मतलब है किससे? प्रॉब्लम बनने से। तो वो सारा प्रॉब्लम बनता जाएगा। एक बार हम फिर से रिमाइंड कराते हैं, फंक्शन एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, फंक्शन एक बड़ा टॉपिक है। तो थोड़ा फंक्शन में आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर फंक्शन आपका अच्छा हुआ तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपका कैलकुलस कि किसी भी चैप्टर, कोई भी चैप्टर आपको टफ नहीं लगेगा। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस फंक्शन में थोड़ा आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। फंक्शन में आपको अपना एनर्जी लेवल बढ़ा के मेहनत करना होगा मेरे साथ, और जिस तरह से हम होमवर्क देते जाएंगे वो होमवर्क आप करते चले जाएं। अगर आप इतना कर लेते हैं आने वाले 20-25 दिन, तो फिर आपको कैलकुलस के किसी भी चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हम प्रॉमिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शन। तो सबसे पहले कि फंक्शन होता क्या, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन होता क्या, व्हाट इज फंक्शन? तो बुक वगैरह में बहुत अलग अलग डेफिनेशन दिया हुआ। हम सिंपली आप लोगों को बता रहे हैं कि फंक्शन का जो बिहेवियर है वो एक मशीन की तरह होता है। जिस तरह से कोई मशीन वर्क करता है, ठीक वैसे ही फंक्शन वर्क करता है। अब सवाल ये उठता है कि मशीन किस तरह से वर्क करता है, फंक्शन को उसको कैसे हम कोरिलेट करेंगे। आप जरा गौर करें, मशीन किस तरह से वर्क करता है। किसी भी मशीन को अगर आप कंसीडर करिए, मानिए हम एक जूसर मिक्सर को कंसीडर करते हैं या जूसर ग्राइंडर को। तो जूसर ग्राइंडर में क्या होता है, एक ऑरेंज हम रखें, ऑरेंज स्फेरिकल शेप में उसमें डालें, उस पे जूसर ग्राइंडर क्या किया, प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उसको वो लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। तो आप ध्यान दें, जूसर ग्राइंडर एक मशीन है। उस जूसर ग्राइंडर को आप ऑरेंज दिए स्फेरिकल शेप में, उस पे जूसर ग्राइंडर प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उस स्फेरिकल शेप को, उस सॉलिड शेप को वो लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया। अगर आप एक एटीएम मशीन को कंसीडर करें, एटीएम मशीन के पास हम गए, एटीएम मशीन को हम एटीएम कार्ड देते हैं, एटीएम मशीन को हम में पासवर्ड इंटर किए, एटीएम मशीन में जो अमाउंट हमको चाहिए वो अमाउंट इंटर किए। गौर करें, एटीएम मशीन को हम 3 चीज दिए, एक एटीएम कार्ड प्रोवाइड किए, एक एटीएम का पासवर्ड प्रोवाइड किए, और दूसरा जो अमाउंट चाहिए वो इंटर किए। कुछ देर उस पे प्रोसेस किया एटीएम मशीन। प्रोसेस करने के बाद वो एटीएम मशीन आपको क्या दे दिया, कैश दे दिया। तो आप यहां पे देख सकते हैं, हम 2 एग्जाम्पल कंसीडर किए, एक जूसर ग्राइंडर का एग्जाम्पल लिए, एक एटीएम मशीन का एग्जाम्पल लिए। इन दोनों में क्या किया, हम कुछ दिए, जैसे जूसर ग्राइंडर में ऑरेंज दिए स्फेरिकल फॉर्म में, एटीएम मशीन में हम एटीएम कार्ड दिए, हम पासवर्ड दिए, हम अमाउंट इंटर किए, 3 चीज प्रोवाइड किए। फिर ये दोनों मशीन कुछ देर प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद ये मशीन भी आपको कुछ दिया, जूसर ग्राइंडर आपको लिक्विड फॉर्म में भेज दिया, और एटीएम मशीन आपको क्या दिया, कैश। तो जो चीज आप मशीन को देते हैं वो कहलाता है इनपुट, और जो मशीन आपको देता है वो कहलाता है आउटपुट। ध्यान दें, ये आपका एक मशीन में आप
कुछ इनपुट दिए, तो ये आपका हो गया इनपुट। फिर मशीन कुछ देर प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद ये आपको कुछ दे दिया, तो वो क्या कहलाता है? आउटपुट। तो जो काम रियल लाइफ में मशीन का होता है, वही काम मैथमेटिक्स वर्ल्ड में फंक्शन करता है। वही काम मैथमेटिक्स वर्ल्ड में कौन करता है? फंक्शन। यहां पे आप कुछ इनपुट दिए, यहां पे भी इस फंक्शन को हम कुछ इनपुट दिए, फंक्शन इस इनपुट पे प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद ये आपको क्या दे देगा? कुछ आउटपुट। तो यहां पे इनपुट, इसी इनपुट को मैथमेटिक्स में हम डोमेन कहते हैं। ये इनपुट आपका क्या कहलाएगा? डोमेन। और ये प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट देगा, उस आउटपुट को हम कहते हैं रेंज। तो मशीन क्या आपका? एक तरह का ऑपरेटर है। मशीन क्या आपका? एक तरह का ऑपरेटर है। उस ऑपरेटर का काम क्या है? कि वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। मशीन एक तरह का ट्रांसफार्मर है। वो क्या करता है? इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करता है। तो सेम एज फंक्शन जो है वो भी आपका एक तरह का ऑपरेटर है, फंक्शन भी एक तरह का ट्रांसफॉर्मर है। वो क्या करता है? डोमेन को रेंज में कन्वर्ट करता है। डोमेन को क्या करता है? रेंज में कन्वर्ट। अब हर मशीन का अपना अपना मैकेनिज्म होता है। जैसे जूसर ग्राइंडर का अपना एक मैकेनिज्म है, अपना एक सिस्टम है। एटीएम मशीन का अपना एक सिस्टम है। बाइक भी आपका एक मशीन है। टीवी भी आपका एक मशीन है। इन सारे अलग अलग मशीन का अलग अलग मैकेनिज्म होता है। ठीक वैसे ही हर एक फंक्शन का अपना अपना एक मैकेनिज्म होता है और वो उसी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। गौर करें ये लीनियर है, तो ये लीनियर मैकेनिज्म का है। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। गौर करें ये क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक मैकेनिज्म का है। फिर आपके पास अगर fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाए, यहां पे आपके पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक मैकेनिज्म का है। तो हर एक फंक्शन का अपना अपना मैकेनिज्म होता है। वो उसी मैकेनिज्म के अबाउट वो अपना क्या करता है? प्रोसेस करता है। वो उसी मैकेनिज्म के अलोंग वो क्या करता है? प्रोसेस करता है। यहां पे इसका प्रोसेस करने का अपना एक रूल है, इसका प्रोसेस करने का अपना एक रूल है, और इसके प्रोसेस करने का अपना एक रूल है। जैसे जूसर ग्राइंडर का प्रोसेस करने का अपना एक रूल होता है, एटीएम मशीन के प्रोसेस करने का अपना एक रूल होता है, बाइक को प्रोसेस करने का अपना एक रूल होता है। जो आप मशीन को देते हैं दैट इज इनपुट, जो मशीन प्रोसेस करके आपको देता वो आउटपुट कहलाता है। फंक्शन में क्या होगा? जो फंक्शन को आप देंगे डोमेन, और जो फंक्शन आपको देगा प्रोसेस करके वो आपका कहलाएगा रेंज। तो ये हो गया फंक्शन। तो फंक्शन को आप क्या कह सकते हैं समझने के लिए? कि फंक्शन एक तरह का ऑपरेटर, फंक्शन इज एन ऑपरेटर विच कन्वर्ट डोमेन इनटू द रेंज। फंक्शन इज एन ऑपरेटर विच कन्वर्ट डोमेन इनटू द रेंज। तो ये हो गया फंक्शन का डेफिनेशन समझने के लिए, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब फंक्शन का रियल डेफिनेशन क्या होता है? तो फंक्शन का रियल डेफिनेशन होता है कि अ फंक्शन इज डिफाइंड, ध्यान दें इसको आप लिखेंगे भी, a function is defined only when each input have a unique output। इसको आप लिख लें, a function is defined only when each input have a unique output। अब जरा गौर करें, हम यहां पे फंक्शन का डेफिनेशन क्या बताएं कि कोई भी फंक्शन केवल और केवल तभी डिफाइंड होगा जब हर एक इनपुट का, इनपुट मतलब डोमेन, हर एक इनपुट का यूनिक आउटपुट मिले। सुने ध्यान से, कोई भी फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब हर एक इनपुट का यूनिक आउटपुट मिले। तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक है ईच और एक है यूनिक। कोई भी फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब हर एक ईच इनपुट, हर एक इनपुट का यूनिक आउटपुट मिले, यूनिक आउटपुट मिले। जैसे आप गौर करें, आपके पास दो सेट है, यह आपका सेट ए और ये आपका सेट बी। सेट ए में आपके पास 4 एलिमेंट है, ए बी सी एंड डी। सेट बी में आपके पास है 50, 60, 70, 80, 90 और फंक्शन f, ये f है,
ये इसका काम क्या है कि ये ए के एलिमेंट को, ध्यान दे, ये ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट में चेंज कर रहा। फंक्शन एफ देख सकते हैं एरो, ये ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट में क्या कर रहा है, चेंज। इसी को हम लिखते हैं ऐसे, एफ ए टेंड्स बी। इसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं मैथ्स में कि एफ इज अ मैपिंग, ध्यान दे, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब है कि एफ जो है वो ए के एलिमेंट पे प्रोसेस करेगा, ए के एलिमेंट पे क्या करेगा, प्रोसेस करके उस ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट में कन्वर्ट करेगा। ध्यान दे, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी का मतलब होता है कि एफ जो है वो ए के एलिमेंट पे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट में कन्वर्ट करेगा, बी के एलिमेंट में क्या करेगा, कन्वर्ट। तो एफ आपका एक फंक्शन, यहां पे इसका इनपुट 70, ये हो गया 50, ये हो गया 60 और ये डी हो गया 80। आप जरा गौर करें, यहां पे एफ किस पे प्रोसेस कर रहा है, ए के एलिमेंट पे। तो एफ अगर ए के एलिमेंट पे प्रोसेस कर रहा है तो एफ जिस पे प्रोसेस करता है, जूसर ग्राइंडर किस पे प्रोसेस किया था, ऑरेंज स्फेरिकल से। एटीएम मशीन किस पे प्रोसेस किया था, एटीएम कार्ड पे, पासवर्ड पे और जो अमाउंट आप इंटर किए थे। बाइक किस पे प्रोसेस करता है, जो आप एक्सेलरेटर देते हैं उस पे वो प्रोसेस करता है। तो जिस पे प्रोसेस करते हैं दैट इज व्हाट इनपुट, दैट इज व्हाट डोमेन। तो यहां पे एफ ए के एलिमेंट पे प्रोसेस कर रहा है तो ए यहां पे आपका क्या हो गया, डोमेन। और इस ए को ये किस में कन्वर्ट करा, बी के एलिमेंट में। तो इस बी के एलिमेंट में आपका कौन छिपा हुआ है, रेंज। जैसे और जूसर ग्राइंडर जो था वो ऑरेंज एंड स्फेरिकल शेप पे प्रोसेस किया, उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज किया। तो वो लिक्विड फॉर्म में क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया ना, चेंज किया। तो लिक्विड फॉर्म क्या हो गया आपका, रेंज हो गया। एटीएम मशीन क्या किया था, एटीएम कार्ड पे, पासवर्ड पे और जो अमाउंट इंटर किए थे उस पे प्रोसेस किया। तो जिस पे प्रोसेस करा दैट इज व्हाट, डोमेन। और प्रोसेस करने के बाद जो ट्रांसफॉर्म कर रहा वो क्या हो गया, रेंज। तो एफ जो है वो ए के एलिमेंट पे प्रोसेस कर रहा है, ए के एलिमेंट पे प्रोसेस करके बी के एलिमेंट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये बी का एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, रेंज। और जो ए का एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, डोमेन। अब ध्यान दे, हम यहां पे डेफिनेशन क्या बताएं फंक्शन का, कि अ फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन ईच इनपुट हैव अ यूनिक आउटपुट। ईच इनपुट, ध्यान दे, ईच इनपुट have a unique output, have a unique output, each input have a unique output। तो यहां पे गौर करना, each input मतलब f ए के हर एक एलिमेंट पे प्रोसेस करना चाहिए, ए के हर एक एलिमेंट पे प्रोसेस करना चाहिए। और प्रोसेस करने के बाद हर एक इनपुट का यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मानिए मेरे पास 3 लोग हैं, हम किसी भी 3 का नाम लेते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे 3 स्टूडेंट का नाम लिए। एक लेते हैं पांडे जी का नाम, एक लेते हैं हर्ष का नाम और एक लेते हैं मंडल जी का नाम। ध्यान दे, हम यहाँ पे 3 स्टूडेंट का नाम लिए या किसी भी 3 को हम कंसीडर किए, एक पांडे जी, एक हर्ष और एक मंडल जी। अब क्या है कि ये तीनों लोग गए अपना वेट मेजर करने, या समझिएगा, ये तीनों लोग गए अपना वेट मेजर करने। वेट मेजर करने वाले मशीन के सामने वो खड़े हुए, वेट मेजर करने वाला मशीन पे पांडे जी खड़े हुए। पांडे जी का वेट हम मान लेते हैं कि पांडे जी का वेट मेरा 54 kg। फिर उस पर हर्ष खड़ा हुआ, हर्ष का वेट मिल गया 60 kg। फिर इसमें मंडल जी खड़े हुए, मंडल जी का वेट नहीं दिया। या ध्यान दीजिएगा, 3 लोग गए वेट मेजर करने वाले मशीन के सामने वेट मेजर करने के लिए। तो पहले पांडे जी खड़े हुए, तो पांडे जी का वेट मिला 54। हर्ष खड़ा हुआ, हर्ष का वेट मिला 60। मंडल जी खड़े हुए, मंडल जी का वेट नहीं मिला। हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। अब क्या किए लोग, फिर से शुरू किए। इस बार पांडे जी खड़े हुए, पांडे जी का वेट नहीं मिला।
हर्ष खड़ा हुआ, हर्ष का वेट मिल गया 60 केजी। मंडल जी खड़े हुए, मंडल जी का वेट मिल गया 70 केजी। आप गौर करें, पहले केस में मंडल जी का वेट नहीं मिला था, दूसरे केस में पांडे जी का वेट नहीं मिला। फिर से लोग किए, इस पांडे जी का भी वेट नहीं मिला, हर्ष का भी वेट नहीं मिला, खाली मंडल जी का वेट मिल गया 70 केजी। आप गौर करें, यहां पे इस बार हर्ष और पांडे जी दोनों का वेट नहीं मिला। तो आप जरा खुद सोचे तो कंक्लूजन क्या निकलेगा। यहां पे आप क्या कंक्लूजन निकालिएगा कि सर ये मशीन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये मशीन सही होता, अगर ये मशीन सही होता तो यहां पे जितने भी लोग हैं, 3 लोग हैं, तीनों का वेट मिलना चाहिए। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट केस में 2 का वेट नहीं दिया, तीसरे 2 का वेट दिया, तीसरे का वेट नहीं दिया। दूसरे केस में पहले का वेट नहीं दिया, दूसरा तीसरा का वेट दे दिया। और तीसरे केस में हम क्या देख रहे हैं, पहला और दूसरा का वेट नहीं दिया, तीसरा का वेट दिया। अगर वो मशीन सही होता, अगर वो मशीन सही होता तो जितने लोग जाएंगे मेजर करने के लिए सबका वेट मिलना चाहिए। अगर वो सबका वेट नहीं दे रहा है, अगर वो सबका वेट नहीं दे रहा है, कंक्लूजन साफ निकलेगा कि सर ये मशीन जो है ये प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा। अगर ये मशीन प्रॉपर वे में काम करे, अगर ये मशीन सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जितना भी इनपुट आएगा, अगर 10 लोग जाएंगे, 20 लोग जाएंगे, सबका वो वेट मेजर करके दे देगा। अगर वो सबका वेट मेजर नहीं कर रहा, किसी 2 का भी वेट अगर छूट रहा, किसी 3 का भी वेट छूट रहा है, तो फाइनली कंक्लूजन यही निकलेगा कि वो मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रहा। अब जरा खुद सोचे, मशीन आपका एक फंक्शन हो गया, यहां पे पांडे जी, हर्ष और मंडल जी आपका इनपुट हो गया, दैट इज व्हाट, डोमेन। यहां पे 54, 60 और 70 केजी जो मिला ये आपका रेंज हो गया। लेकिन क्या यहां पे हर एक इनपुट का आउटपुट मिला? नहीं मिला। यहां मंडल जी का आउटपुट नहीं मिला। क्या यहां पे हर एक इनपुट का आउटपुट मिला? नहीं मिला। यहां पे पांडे जी का आउटपुट नहीं आया। क्या यहां पे हर एक इनपुट का आउटपुट मिला? नहीं मिला। यहां ना पांडे जी का आउटपुट मिला, ना हर्ष का आउटपुट मिला। मतलब ये फंक्शन सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो फंक्शन अगर सही तरीके से काम कर रहा, मशीन अगर सही तरीके से काम कर रहा, तो उसके लिए ईच इनपुट का आउटपुट आना बहुत जरूरी है। ईच इनपुट का आउटपुट आना बहुत जरूरी है। अगर ईच इनपुट का आउटपुट नहीं आ रहा है, अगर ईच इनपुट का आउटपुट नहीं आ रहा है, तो वो फंक्शन सही तरीके से काम नहीं कर रहा, मतलब वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। आप यहां पे देख सकते हैं एफ के लिए कितना इनपुट है, यहां पे 4 इनपुट है, ए बी सी एंड डी, और चारों का आउटपुट मेरा, ए का आउटपुट 70, बी का आउटपुट 50, सी का आउटपुट 60, डी का आउटपुट 80। या फिर आप कह सकते हैं कि यहां पे 4 लोग, ए का वेट 70 केजी, बी का वेट 50 केजी, सी का वेट 60 केजी, डी का वेट 80 केजी। तो ये हो गया ईच। ईच का मतलब क्या हो गया कि जितना इनपुट आएगा सबका आउटपुट मिलना चाहिए, जितना इनपुट आएगा सबका आउटपुट। अब हम यूनिक समझाने जा रहे हैं, यूनिक आउटपुट। ध्यान दें, यूनिक आउटपुट। आप जरा सोचिए, हम अगर किसी वेट मेजर करने वाले मशीन पे खड़े हुए, मानिए मेरा वेट वो दिया 60 केजी, ध्यान दें मेरा वो वेट कितना दिया 60 केजी। ठीक 5 मिनट के बाद फिर हम उसी मशीन पे खड़े हुए, 5 मिनट के बाद उसी मशीन पे खड़े हुए, इस बार वो मेरा वेट दे दिया 67 केजी। फिर हम 10 मिनट के बाद उस मशीन पे खड़े होते हैं, इस बार वो मेरा वेट दे दिया 55 केजी। आप जरा सोचे, यहां पे ये जो 3 आउटपुट आया है, ये तीनों आउटपुट किसका आया? मेरा आउटपुट आया। तीनों केस में इनपुट कौन थे? हम ही थे। पहला बार हम खड़े हुए, मेरा वेट 60 केजी। ठीक 5 मिनट के बाद खड़े हुए, मेरा वेट 67 केजी। फिर 10 मिनट के बाद खड़े हुए, मेरा वेट 55 केजी। आप बताइए, जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग है वो तो यही कहेगा कि सर ये मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अगर ये मशीन सही तरीके से काम करता तो आप एक ही इनपुट है, एक इनपुट का वेट जो है, एक इंसान का वेट 5 मिनट में 7 केजी नहीं बढ़ जाएगा और 10 केजी कम नहीं हो जाएगा। 5 मिनट में आप खुद सोचे कि किसी का वेट 7 केजी और 10 केजी कम तो नहीं हो सकता, ना बढ़ सकता। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक इनपुट का आउटपुट, अगर हम खड़े हुए 60 केजी,
फिर 5 मिनट के बाद खड़े हुए फिर 60 केजी, फिर 10 मिनट के बाद खड़े हुए फिर 60 केजी। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि सर एक इनपुट का जो ये आउटपुट दे रहा है वो यूनिक दे रहा है। यूनिक क्या दे रहा है? 60 केजी दे रहा, मतलब ये फंक्शन सही तरीके से काम कर रहा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा कि एक इनपुट का वो आउटपुट जो दे रहा वो यूनिक नहीं दे रहा है। एक बार वो 60 केजी दे दिया, एक बार 67 केजी दे दिया, एक बार 55 केजी दे दिया, मतलब ये मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं सही तरीके से काम कर रहा? क्योंकि ये वेट जो है ये यूनिक वेट, ये यूनिक आउटपुट नहीं दे रहा। मतलब कि अगर 4 लोग जाते हैं किसी मशीन में वेट मेजर कराने के लिए तो चारों का वेट मिलना चाहिए। पहला पॉइंट, चारों का वेट मिलना चाहिए, और दूसरा पॉइंट, चारों का यूनिक वेट मिलना चाहिए। मतलब कि अगर पांडे जी गए, हर्ष गया, मंडल जी गए, तो अगर हर्ष का वेट 54 केजी मिला, पांडे जी का वेट 54 केजी मिला, हर्ष का वेट 60 केजी मिला और मंडल जी का वेट 70 केजी मिला, फिर 5 मिनट के बाद खड़े हुए फिर यही मिला, फिर 10 मिनट के बाद खड़े हुए फिर यही मिला, मतलब कि यस सर ये मशीन सही है। क्यों सही है? क्योंकि जितना इनपुट है सबका आउटपुट मिल रहा, और सबका कैसा आउटपुट मिल रहा? यूनिक आउटपुट मिल रहा। मतलब कि कोई भी फंक्शन केवल और केवल तभी डिफाइंड होगा, याद रखे, कोई भी फंक्शन केवल और केवल तभी डिफाइंड होगा जब हर एक इनपुट का यूनिक आउटपुट मिलेगा। अगर हर एक इनपुट का यूनिक आउटपुट नहीं मिलता तो कभी भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इन दोनों कंडीशन को मानना जरूरी है किसी भी फंक्शन को डिफाइन करवाने के लिए। अब आप खुद देखें, यहां पे 4 इनपुट था, चारों इनपुट का आउटपुट मिल रहा। चारों इनपुट का कैसा आउटपुट मिला? यूनिक। ए का एक ही वेट मिला 70, बी का एक ही वेट मिला 50, सी का एक ही वेट मिल रहा 60, डी का एक ही वेट मिल रहा 80। मतलब ये फंक्शन क्या है? डिफाइंड। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, आप जरा खुद देखें, अगर आपके पास एक दूसरा एग्जांपल हम ले, यहां पे आपका फंक्शन क्या है? डिफाइंड। अगर मानिए आपके पास है ये ए, ये बी, सेट ए, इसमें ए बी सी है, और ये बी, इसमें है आपके पास 50, 60, 70, 80। ए का वेट 50, ए का वेट 60, बी का वेट 70, सी का वेट 80। एफ एक मैपिंग है जो ए को बी में कन्वर्ट करा। मैपिंग का है या फंक्शन का है, बोथ आर सेम। याद रखें, मैपिंग का है या फंक्शन का है, दोनों का काम एक ही है, दोनों एक ही चीज है। अब आप यहां पे देख सकते हैं, एफ एक मैपिंग है ए से बी। ए के पास इनपुट क्या क्या है? ए बी सी है। तो एफ जो है तीनों इनपुट का आउटपुट दे रहा, तो ये ईच को सेटिस्फाई किया। लेकिन क्या ये यूनिक को सेटिस्फाई कर रहा? नहीं। देख सकते हैं ए का 2 आउटपुट आ रहा, क्या क्या? 50 और 60। आप बताएं क्या एक इंसान का सेम टाइम पे 2 अलग अलग वेट हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। फंक्शन क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि ये यूनिकनेस के कंडीशन को नहीं मान रहा है। कोई भी फंक्शन को डिफाइन कराने के लिए इन दोनों कंडीशन को मानना जरूरी है। अगर आपके पास एक सेट है ए और एक सेट है बी, यहां पे ये ए और ये बी, एफ एक मैपिंग है, यहां पे ए बी सी डी, यहां पे 50, 60, 70, 80। ए का वेट 50, बी का वेट 70, सी का वेट 60। गौर करें यहां पे एफ के लिए आपके पास कितना इनपुट है? 4 इनपुट। 3 इनपुट का आउटपुट आ रहा, क्या चौथे इनपुट का आउटपुट आया? नहीं, चौथे इनपुट का कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। मतलब ये किस कंडीशन को नहीं मान रहा? ईच वाले कंडीशन को नहीं मान रहा। मतलब ये फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं हुआ। तो कंक्लूजन क्या निकला कि कोई भी फंक्शन केवल और केवल तभी डिफाइंड होता है जब हर एक इनपुट का यूनिक आउटपुट मिले। अगर हर एक इनपुट का यूनिक आउटपुट नहीं मिलता तो वो फंक्शन कभी भी डिफाइंड नहीं होगा। किसी भी फंक्शन को डिफाइन कराने के लिए 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच और यूनिक। आप ईच और यूनिक को जरूर चेक करेंगे। ईच और यूनिक दोनों को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन हमेशा डिफाइंड होगा। फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया कि कोई भी फंक्शन आपका केवल और केवल तभी डिफाइंड होगा जब हर एक इनपुट का यूनिक आउटपुट आएगा। अब जरा गौर करें, हम थोड़ा डोमेन और रेंज पे फिर से जाते हैं। यहां पे आपका मैपिंग क्या था? एफ इज द मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, यहां पे मान लेते हैं 4 लोग हैं और यहां पे वेट है। ए का वेट 70 केजी, बी का वेट 50 केजी, सी का वेट 60 केजी, डी का वेट 80 केजी। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एफ ए पे प्रोसेस किया,
एफ जो है वो ए पे प्रोसेस किया तो मिला कितना 70 kg। एफ जो है वो बी पे प्रोसेस किया बी पे तो वेट मिला 50 kg। एफ आपका सी पे प्रोसेस किया सी पे तो वेट मिला 60 kg। और एफ आपका डी पे प्रोसेस किया तो वेट मिला 80 kg। ध्यान दे, एफ जो है वो ए पे प्रोसेस किया तो वेट मिला 50 kg। एफ बी पे प्रोसेस किया 70 kg, एफ सी पे प्रोसेस किया 60 और एफ डी पे प्रोसेस किया 80 kg। इसका मतलब हो गया एफ जो है वो ए पे प्रोसेस किया। तो यहां पे आप गौर करें, एफ किस पे प्रोसेस किया, किस पे प्रोसेस किया। तो ये प्रोसेस किया है ए पे, ये प्रोसेस किया बी पे, ये प्रोसेस किया सी पे और प्रोसेस किया डी पे। तो जिस पे एफ प्रोसेस करता है वो कहलाता है डोमेन। और यहां पे आप देख सकते हैं ये ए बी सी डी जो है वो ए का एलिमेंट है, तो यहां पे डोमेन कौन हो गया, ए, तो ए डोमेन हो गया। अब एफ ए बी सी डी पे प्रोसेस करने के बाद आपको एफ दे क्या रहा, 70 kg दे रहा, 50 kg दे रहा, 60 kg दे रहा, 80 kg दे रहा। तो जो आपको मिला 70 kg, फिर 50 kg, 60 kg एंड देन 80 kg। ध्यान दे 70, 50, 60 और 80। तो जो आपको मिला क्या, 70 kg मिला, 50 kg मिला, 60 kg मिला, 80 kg मिला। तो ये आपका हो गया रेंज। जो आपको मिला फंक्शन के थ्रू वो क्या कहलाएगा, रेंज। अब आप जरा गौर करें और खुद समझे, यहां पे बी के पास कौन कौन सा एलिमेंट है, 50, 60, 70, 80 और 90। क्या यहां पे रेंज के पास 90 है, नहीं है। यहां पे रेंज के पास क्या है, 70 है, 50 है, 60 है, 80 है। तो यहां पे क्या ये बी आपका रेंज कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। बी आपका रेंज कब होता, जब ये 90 भी आपके रेंज के कैटेगरी में होता। यहां पे आप खुद देखें, रेंज के कैटेगरी में ये 90 नहीं आ रहा, रेंज के कैटेगरी में वही एलिमेंट आ रहा है जो एफ दे रहा है। एफ आपका क्या दे रहा है, 70, 50, 60 और 80। तो ये 70, 50, 60 और 80 जो हो गया ये आपका रेंज हुआ। मतलब ये बी जो है ये रेंज नहीं कहलाता। बहुत कोई कहते होंगे, आप लोग 11th में भी सुने होंगे कि यहां पे ए जो है वो डोमेन है और बी आपका रेंज है, जो कि गलत है। बी रेंज एक ही केस में होता है जो कि आप देखेंगे आगे। यहां पे बी जो है वो एक्चुअल में कोडोमेन है। बी यहां पे किसको रिप्रेजेंट करता है, कोडोमेन को। ए आपका है डोमेन और बी क्या है, कोडोमेन। और रेंज जो होता है वो कोडोमेन का एक हिस्सा होता है। रेंज आपका क्या होता है, कोडोमेन का हिस्सा। जैसे आप खुद देखें यहां पे जो भी आपके पास रेंज मिलेगा इसी बी में से मिलेगा। तो बी में से क्या क्या रेंज मिला, 50, 60, 70 और 80। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेंज है ये आपका इस कोडोमेन का एक हिस्सा है। और वो हिस्सा क्या है, 70, 50, 60 और 80। तो ये आपका रेंज हो गया। बी आपका क्या हो गया, कोडोमेन। हम समझाएंगे कोडोमेन के बारे में आने वाले क्लासेस में। ए आपका क्या हो गया, डोमेन। तो ये था यहाँ पे बेसिक फंक्शन का डेफिनेशन। यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन हम आप लोगों को समझा दिए। डोमेन जिस पे एफ प्रोसेस करेगा वो डोमेन कहलाएगा। और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा दैट इज योर रेंज। कोडोमेन याद रखें ये रेंज नहीं होता, ये रेंज केवल एक शर्त पे होगा, एक जगह पे होता है, जो कि आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे रेंज क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया। फंक्शन डिफाइन होने के लिए दो कंडीशन का मतलब होना बहुत जरूरी है। क्या क्या, दो कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। एक आपका ईच कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए और दूसरा कौन सा कंडीशन, यूनिकनेस को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर यूनिकनेस और ईच दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ही आपका फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। हम एक बार फिर से आपको कह रहे हैं फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एकदम हम कंप्लीट अलग तरीके से पढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं बुक में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया गया, जिसकी वजह से फंक्शन वीक होता। हम आप लोगों को फंक्शन एकदम अलग तरीके से समझाएंगे। ध्यान से आप खाली क्लास को फॉलो करते चले, आपको फंक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हम जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को फंक्शन समझ में आया, इसमें हम कोई खास ज़्यादा भी बताया नहीं है, जस्ट फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिए। अगर आप लोगों को ये
अच्छा लगा, फंक्शन का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया, तो जरूर आप लाइक करें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करें, हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। और अगर मेरे वीडियोस से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा बहुत सारा वीडियो मेरे वेबसाइट पे जा रहा है। अगर आप लोगों को देखना है, बहुत लोग मेरे से क्वेरी कर रहे हैं बार बार, अगर आप लोगों को देखना है तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट पे वीडियो कैसे दिखेगा। और फंक्शन का मैक्सिमम वीडियो मैं उसी वेबसाइट पे डालने वाला हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दिया हूँ, अब बाकी रिमेनिंग वीडियोस जो होगा वो वेबसाइट पे ही मैं डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।